नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। आज की इस श्रृंखला में दोस्तों आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त को सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण जो 50 प्रश्न बन सकते थे उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आगामी परीक्षा में किस प्रकार से इस क्लास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, ये आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है, तो आप सभी लोग एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में आपसे पूछा गया था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में, तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है और इसकी शुरुआत दोस्तों 15 जून 2007 को की गई थी। ठीक है, और 15 जून से आने वाले अक्टूबर में 2007 में ही इसको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया था। तो याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये 2 अक्टूबर को किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ का एक अंग है जिसका नाम है महासभा, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसी के द्वारा याद रखेंगे दोस्तों 15 जून 2007 को महासभा ने शिक्षा, जागरूकता और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं अहिंसा दिवस, और भारत में इसको दोस्तों गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक है आपका प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, और ये महात्मा गांधी जब भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसी की याद में मनाया जाता है। अगर बात कर लें विश्व हिंदी दिवस की, 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। इसी की याद में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त थल सेना दिवस 15 जनवरी को, इंडियन आर्मी डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय पर्यटन दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 25 जनवरी को ही आपको मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को ही आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय गणतंत्र दिवस की, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी को ही आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जनवरी में अंतिम जो 30 जनवरी होती है दोस्तों, वहाँ पर आपका महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है, इस दिन क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्योंकि दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मार दी जाती है और उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। इस कारण गांधी जी की याद में क्या मनाते हैं हम लोग? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये थे जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगली क्लास में आपसे फरवरी के दिवस डिस्कस करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे सर्वाधिक थी, यानी कि सबसे ज़्यादा थी। तो अगर बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, जो राज्य था जहां पर महिलाओं की साक्षरता सर्वाधिक थी वो राज्य था आपका केरल। इसको याद रखेंगे, केरल में ओवरऑल भी आपकी साक्षरता ज़्यादा थी और दोस्तों महिला साक्षरता भी ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ पर कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों में केरल प्रथम स्थान पर था। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं, केरल में महिलाओं की साक्षरता दर आपकी 95.2% थी। इसके अतिरिक्त 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार था। और अगला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी आपका बिहार था। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व पूछा जाए या सबसे कम साक्षरता पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की, दोस्तों इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों आपके केरल राज्य में था, जबकि सबसे कम लिंगानुपात आपके हरियाणा में था। ठीक है, तो ये 2011 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है।
अगर बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर के बारे में, तो ये आपके हो जाएंगे सितार वादक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पंडित रविशंकर आपके सितार वादक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों वर्ष 1999 में। भारत के प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों जितने भी आपके संगीतकार हैं, वाद्य यंत्र वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके बारे में या तो सम्मान के बारे में पूछ रहा है या उनका संबंध पूछ रहा है किस वाद्य यंत्र से है या फिर किस लोक नृत्य से है। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद करके जाएंगे। स्टैटिक जी का के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख सितार वादकों में दोस्तों कौन कौन आ जाते हैं। पहले स्थान पर तो पंडित रविशंकर के बारे में चर्चा की। अगले दोस्तों निखिल बनर्जी होंगे, विलायत खान होंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। विलायत खान को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बंदे हसन हो जाएंगे, साहिद परवेज हो जाएंगे, उमाशंकर मिश्र हो जाएंगे, बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो कलाकार हैं दोस्तों क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 22 है वो आपका गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 क्लॉज दिए गए जिसमें लिखा है गिरफ्तारी के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी शीघ्र हो सके गिरफ्तारी का कारण की सूचना दी जाएगी। यानी कि किसी व्यक्ति को आपने क्यों गिरफ्तार किया है उसकी सूचना उसको लेने का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अपने पसंद का वकील चुनेगा, जिससे परामर्श लेगा कि हमको किस प्रकार से इससे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों तीसरा प्रावधान दिया गया है कि जो गिरफ्तारी से संबंधित है वहां पर पूछताछ के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के किसी महिला या बच्चे को थाने में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, थाने में पूछताछ के लिए 15 वर्ष से किसी कम उम्र के बच्चे या महिला को नहीं बुलाया जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम यानी कि मूल नाम क्या था? तो बात कर लेते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। ये इनका बचपन का नाम था दोस्तों गदोधर चट्टोपाध्याय। का नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय या फिर गदोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, याद रखेंगे। और जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे ये आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। और परमहंस के बचपन का नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। ये क्वेश्चन आज से पूछा गया था। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है, जो आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त आपका स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। यह भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? तो 1893 में। इसके अतिरिक्त शिकागो में आयोजित किया गया यह प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन था। ठीक है, ये भी याद रखना है, जो शिकागो का धर्म सम्मेलन था ये पहला दुनिया का विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन था। और दूसरा 1901 में आपका पेरिस में हुआ था। वहां पर भी ये स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं, लेकिन वहां पर से लौटने के पश्चात ये क्या कर लेते हैं? समाधि ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद को अमेरिका भेजने का जो खर्चा था वो दोस्तों खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने उठाया था। किसने उठाया था? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को अमेरिका भेजा था। और याद रखेंगे अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर 72 प्रतिनिधियों के द्वारा उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसके प्रथम महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी जो थे वो A.O. ह्यूम थे। और A.O. ह्यूम को ही इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कलकत्ता के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि पहले ईसाई थे। ठीक है, पहले ईसाई थे। और दोस्तों इन्होंने ही प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और 1907 में एक और याद रखेंगे, 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है दोस्तों, कांग्रेस 2 विभागों नरम दल में और गरम दल में विभाजित हो जाता है। और इस अधिवेशन यानी कि 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। आगे चलकर 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। वहां पर कांग्रेस आपकी दोनों जो नरम दल और गरम दल थे वो आपस में विलय हो जाते हैं। और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का भी आपस में समझौता हो जाता है। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों R.C. मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 के अधिवेशन की। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हुमायूं के द्वारा कौन से शहर की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों जो दीन पनाह नगर था इसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी 1533 में। ठीक है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी 1533 में। और आगे चलकर दोस्तों जब
1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार जाता है, तो सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी 1540 में हुमायूं को हराकर इसका नाम शेरगढ़ कर देता है। दोस्तों जो आपका दीने पनाह नगर था, इसको 1540 में शेरशाह सूरी के द्वारा इसका नाम शेरगढ़ कर दिया था, ये भी याद रखेंगे। और उसने 5 सालों तक लगभग शासन किया था और कई ढांचे इसमें जोड़े थे, यानी कि दीने पनाह नगर में कई जो स्थापना थी, यानी कि कई महल जो बनवाए थे वो आपके शेरशाह सूरी ने भी बनवाए थे। अगर बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में दोस्तों, इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने किया था, जबकि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुगल काल से पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? अगर बात कर लें दोस्तों, रेत में जो मक्खियां रहती हैं उनके काटने से होता है आपको काला जार। क्या होता है? यदि आपको काला जार हो जाए, यानी कि जो रेत में रहने वाली मक्खियां हैं वो काट लें तो आपको काला जार हो जाएगा, और एक वहां पर लाल धब्बा पड़ जाएगा जो कि बहुत दिन बाद आपके इसको खत्म करेगा। ठीक है, लाल धब्बा हो जाएगा, वहां पर सूजन आ जाएगी, थोड़ा लाल लाल निशान हो जाएगा। ठीक है, और वो पक भी जाएगा। तो ये सारी की सारी जो सैंड फ्लाई होती है, यानी कि रेत में रहने वाली मक्खियों के काटने से कालाजार बीमारी होती है, जिस कारण यह अंग के जिस अंग पर यह मक्खी काटती है उस अंग पर घाव हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और धीरे धीरे यह घाव अल्सर का रूप ले लेता है और घाव को पूर्ण होने में काफ़ी समय भी लग जाता है। रेत की मक्खियों का जीवन चक्र अगर बात कर लें, जो आपकी सैंड फ्लाई होती है, इनका जो जीवन चक्र होता है दोस्तों, वो अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क के रूप में किया जाता है। और प्यूपा के बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे मक्खियों से संबंधित होता है। जो मक्खियों का जीवन चक्र का तीसरा हिस्सा होता है उसे प्यूपा कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात कर लें मैग्नीज के सबसे उत्पादक राज्य में, तो यहाँ पर करंट अफेयर की चर्चा में याद रखेंगे ये उड़ीसा अब का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य हो चुका है। सबसे ज़्यादा भंडार भी दोस्तों उड़ीसा में ही है और उत्पादन भी अब ये करने लगा है। अगर आपसे पुराना वाला पूछा है तो याद रखेंगे उसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश आपका मैग्नीज का उत्पादन करता था, लेकिन करंट अफेयर में अभी भंडार और उत्पादन दोनों उड़ीसा कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कर्नाटक राज्य में कोलार की खान स्थित है जो कि सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर आता है। यानी कि जो दोस्तों अपना भारत है वो अपना चौथे स्थान पर मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात कर लेते हैं भारत में विश्व में सर्वाधिक क्या उत्पादन होता है, तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों भारत अभ्रक का करता है। किसका करता है? अभ्रक का उत्पादन में दोस्तों भारत जो है वो आपका पहले स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल का संबंध किससे है? तो रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल की बात की जाए, ये महाराष्ट्र से राज्य से संबंधित हो जाएंगे। और ये क्या है दोस्तों? एक निशानेबाज हैं। क्या है? निशानेबाज हैं। इन्होंने ये हाल ही में चर्चा में रहे। चर्चा में क्यों रहे? तो इन्होंने सबसे कम उम्र में क्या किया है? वर्ल्ड कप जो ओलंपिक होता है वहाँ पर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफायर किया था। ठीक है, जिन्होंने मिस्र के काहिरा में हुई विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। ठीक है, याद रखेंगे। और ओलंपिक के लिए अपना पहला कोटा पक्का किया है। तो पेरिस ओलंपिक में जाने वाले निशानेबाज कौन हो चुके हैं? भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब हो चुके हैं, जो कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख महिला निशानेबाज में युवा खिलाड़ी मनु भाकर का नाम भी शामिल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गगन नारंग, ठीक है, और इसके अतिरिक्त अभिनव बिंद्रा, ये सारे के सारे दोस्तों भारत के पहले निशानेबाज रह चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था, ई शक्ति योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अगर क्वेश्चन ये आया था तो याद रखेंगे जो ई शक्ति योजना है वो महिलाओं के विकास के लिए वित्त मंत्रालय ने शुरू की है। किसने की है दोस्तों? वित्त मंत्रालय ने शुरू की है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहीं कहीं इसके बारे में आपको कुछ और बताया जा रहा है, तो जो ई शक्ति योजना है उसके बारे में सरकार की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो उसका राइट आंसर वित्त मंत्रालय आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? वित्त मंत्रालय महिला स्वयं सहायता समूह विकास कार्यक्रम के तहत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। यानी कि जो वित्त मंत्रालय है यहाँ पर एक महिलाओं के द्वारा जो समूह का गांव में कार्य चल रहा है उसके तहत ये जो योजना है इसका क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कह रहा है ई शक्ति योजना के तहत स्वयं सहायता समूह सभी महिला सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को अपडेट किया जाएगा। और यही नहीं, बैंकों की तरह यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जब स्वयं की सहायता समूह महिलाएं होंगी ये आपस में क्या करेंगी? लेन देन कर सकती हैं। ठीक है, यही ये क्या करेंगी? जो बैंक की तरह अपन लोग लेन देन करते हैं पेटीएम, फोन पे वगैरह से, ये उसी तरह जो समूह की महिलाएं ये भी कर सकेंगी। और क्या होगा? इसमें खाते में डाली गई जो भी राशि होगी, सदस्यों की जो जमा राशि होगी और बकाया पैसा होगा, ये सारा का सारा जो ब्यौरा होगा ये आपका ई शक्ति योजना के तहत आपके फोन में आ जाएगा, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? अगर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की, तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ गए? जो इंग्लैंड का संविधान है वहाँ से दोस्तों हमने लिया ये आपकी संसदीय प्रणाली। ठीक है, याद रखेंगे। यह जो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन से प्रेरित है और साथ ही ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता ली है। कानून निर्माण की
प्रक्रिया ली है, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ लिया है, मंत्रिमंडल की प्रणाली, न्यायिक विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये भी इंपॉर्टेंट है। द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है? एक आपकी राज्यसभा, एक आपकी लोकसभा। ठीक है, ये दोनों की दोनों हमने कहाँ से ली है दोस्तों? ये आपकी ली है इंग्लैंड के संविधान से ही। इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया है? एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिपरिषद प्रणाली और न्यायिक विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, इसके अतिरिक्त पीएम का पद, डीएम का पद, ये भी यहीं से लिए गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऐसा क्वेश्चन आया कि भारत के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए। तो बात कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। अगर बात कर लेते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदकों के बारे में, तो यहाँ पर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बेल्टर लिफ्ट में, यानी कि दोस्तों बॉक्सिंग में जो आपकी लवलीना बोरगोहेन थी, इन्होंने क्या जीता था? याद रखेंगे, ये ब्रॉन्ज जीता था। इसके अतिरिक्त पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता था। रवि कुमार दहिया ने सिल्वर जीता था फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता था मेंस हॉकी में। और याद रखेंगे, पुरुष में बजरंग पूनिया ने मेंस में ब्रॉन्ज जीता था। और गोल्ड आपका नीरज चोपड़ा ने एकमात्र था, ये भी याद रखेंगे, जेवलिन थ्रो में जीता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं 2022 के डायमंड लीग की और 2023 के डायमंड लीग की, यहाँ पर दोनों ही डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि 2022 पूछा था या 2023 पूछा था, तो यहाँ पर दोनों की चर्चा करेंगे। डायमंड लीग 2022 की बात कर लें दोस्तों, इसका आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने आपका 89.94 मीटर यानी कि 90 मीटर से मात्र 6 मीटर दूरी कम पर यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने। कितना भाला फेंका था? 89.94 मीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपका लुसाने में जो डायमंड लीग 2023 में हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 87-66 मीटर के साथ भाला फेंककर पहला स्थान प्राप्त किया है। और दोहा डायमंड लीग जो कि ये भी 2023 में हुई, यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर भाला फेंककर अपना पहला, याद रखेंगे, स्थान हासिल किया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा दोस्तों कितने गोल्ड मेडल जीते गए हैं? 2 जीते गए। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था दोस्तों, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगर बात कर लेते हैं ओणम की दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु का, ये आपका केरल का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? केरल का। ठीक है, ओणम केरल का हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जबकि पोंगल कहाँ का हो जाएगा, इसको आप लोग छाट के बताएंगे। ठीक है, पोंगल आपका हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। इसको भी याद रखेंगे। तो बात कर लेते हैं ओणम के बारे में। यह फसल कटने का उत्सव है और राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो ओणम त्यौहार है दोस्तों, ये 10 दिनों तक चलता है और फसल काटने के उत्सव में भी मनाया जाता है इसको। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य त्यौहार हैं जो कि मनाए जाते हैं, जैसे कर्नाटक में आपका मकर संक्रांति, हम्पी त्यौहार, होयसाल त्यौहार और करगा त्यौहार। ठीक है, इसके अतिरिक्त केरल में आपका ओणम, त्रिशूरपुरम, अराट्टू और अरनमुला और उत्तरष्टि। ठीक है, ये सारे के सारे त्यौहार कहाँ पर मनाए जाते हैं? केरल में मनाए जाते हैं। ठीक है, त्रिशूरपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गोवा में अगर पूछ ले तो दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल, साओ जोआओ त्यौहार और गोवा कार्निवल और ईस्टर फेस्टिवल, ये सारे के सारे गोवा में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में दोस्तों महामहिम मनाया जाता है, थाईपुसम मनाया जाता है, कभी कार्थिगई दीपम मनाया जाता है और थिरुवयारू महोत्सव मनाया जाता है। ये सारे के सारे कहाँ पर मनाए जाते हैं दोस्तों? ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट त्यौहार थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था दोस्तों, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक सत्यनारायण शर्मा, वी सत्यनारायण शर्मा यानी कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों वेदांतम सत्यनारायण शर्मा के बारे में, तो 1970 में दोस्तों भारत ने इन्हें पद्मश्री दिया था। क्या दिया था? पद्मश्री दिया था। इसके अतिरिक्त 1961 में दोस्तों इन्होंने शर्मा में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था और वह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कुचिपुड़ी प्रतिपादक थे। यानी कि संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार है, इसको प्राप्त करने वाले वेदांतम सत्यनारायण शर्मा पहले व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं, अकादमी ने उन्हें फिर 1967 में संगीत अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ठीक है, याद रखेंगे। 1970 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और 1978 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें नागरिक पुरस्कार और कालिदास सम्मान शामिल थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कुचिपुड़ी सम्मानित है आपके वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो याद रखेंगे, जो जनसंख्या वृद्धि 10 के आधार पर की गई है, वो आपकी 17.72% आपकी इंक्रीज हुई थी। 2001 की तुलना में दोस्तों जो आपकी जनसंख्या थी 2011 में कितनी इंक्रीज हो चुकी थी? तो याद रखेंगे, ये आपकी 17.72%। इसको याद रखेंगे अच्छे से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे मेघालय में। ये है आपकी परसेंटेज के आधार पर। ठीक है, याद रखेंगे। और केरल में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी, यहाँ पर लगभग 4.6% ही थी।
ठीक है। और याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड था जहां पर जनसंख्या वृद्धि के बजाय नकारात्मकता देखने को मिली थी। यानी कि 2011 में नागालैंड ऐसा राज्य था जहां पर जनसंख्या बढ़ी नहीं थी दोस्तों, अपितु घट गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो चोल वंश की स्थापना की बात की जाए दोस्तों विजयालय चोल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजयालय चोल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चोल वंश की जो स्थापना है विजयालय ने की थी। 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय का नेतृत्व किया था। यानी कि पल्लवों को जो हराया था दक्षिण भारत में, उसके बाद क्या बना था? चोल वंश। तो हम कह सकते हैं पल्लू के पीछे चोल छुपे हैं। ठीक है, तो जब पहले पल्लव वंश था उसके बाद क्या आया था? चोल वंश। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आदित्य प्रथम के बारे में याद रखा है, ये चोल वंश का प्रथम विजयालय साम्राज्य का शासक बनने में सफल हुआ। यानी कि विजयालय के बाद जो दोस्तों व्यक्ति था वो आपका आदित्य प्रथम था, जिसने वास्तव में चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात की जाए तो राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजराज प्रथम ने तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इससे पता चलता है जो चोल वंश के शासक थे वो दोस्तों शैव धर्म को ज़्यादा मानते थे, क्योंकि शैव धर्म जो होता है दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव से संबंधित है जो कि तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों धीमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बात कर लेते हैं धीमसा के बारे में। ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, और ये नृत्य दोस्तों पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दोस्तों पड़ोसी गाँव में मित्रता स्थापित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो निकट आपके गाँव स्थित होंगे आंध्र प्रदेश में, वो दोनों क्या करेंगे? आपस में नृत्य करेंगे और दोनों गाँवों में क्या होगी? पड़ोसी के तौर पर मित्रता स्थापित की जाएगी। और जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को मार्च अप्रैल माह में किया जाता है, याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो ये कुचिपुड़ी है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधा की गई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या है दोस्तों? डीपीएसपी आता है, और डीपीएसपी का अनुच्छेद है 39D। क्या है? इसको दोस्तों 39 घा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में कहा गया है दोस्तों, यह प्रावधान किया गया है कि जो पुरुष होगा और स्त्री होगा इनको समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर लिखा है? जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वहाँ पर एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 39D। वहीं पर लिखा गया है कि पुरुष और स्त्री में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे ये कब किया गया था? तो याद रखेंगे एक बाद था, यानी कि एक केस था उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर 1992 के अधिनियम के तहत, ठीक है, 1965 के अधिनियम के तहत 1992 में यह प्रावधान किया गया था कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन आपके पुरुष और महिलाओं में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक वो की गई है, यानी कि एक आपका वो डाल दिया है प्रावधान कि इसमें कैसे समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग के लिए आवश्यक यह है कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपेक्षित योग्यता धारण करता हो। यानी कि जो व्यक्ति समान कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है और महिला है, मान लीजिए महिला एमए किए हुए है और इसको वेतन कितना मिल रहा है? 60,000 मिल रहा है। ठीक है, और पुरुष को मान लीजिए क्या किया है? इंटर किया है, तो इसको 60,000 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की योग्यता बराबर होनी चाहिए, तभी समान कार्य के लिए समान वेतन है। ये प्रावधान भी किया गया था इस अनुच्छेद में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह एक उदारवादी, यानी कि याद रखेंगे नरम दल के नेता थे। कौन से दल के? नरम दल के नेता थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी शामिल थे, और एक समाज सुधारक के रूप में इन्होंने भारत में कार्य किया था। अगर बात कर लेते हैं इनके कार्यों में, तो 1905 में दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन के विभाजन के बाद उदारवादी वर्ग के नेता के रूप में ये उभरे थे, और गोखले ने प्रारंभिक वर्षों में गांधी जी के गुरु भी रहे थे। यानी कि गांधी जी भारत जब आ गए थे तो प्रारंभिक काल में दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए, तो सबसे पहले किसके पास रहे थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले के पास रहे थे, और यहीं से इन्होंने अहिंसा का पाठ सीखा था इनसे। ठीक है, तो उदारवादी नेता आपके गांधी जी भी थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस शहर में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु में आपकी पहली मेथनॉल संचालित बसों का जो अनावरण है वो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। और नितिन गडकरी की बात कर लें, ये केंद्रीय सड़क राज्य परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं, और बेंगलुरु में क्या हुआ है? पहली बार मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां शामिल है? तो याद रखेंगे बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक ये है, दूसरा नीति आयोग है दोस्तों, तीसरा इंडियन ऑयल कंपनी है, और चौथा अशोक लीलैंड है। यानी कि जो बसें हो दोस्तों वो अशोक लीलैंड को होंगी, और यहाँ पर इंडियन ऑयल के द्वारा यहाँ पर क्या डाली जाएगी? यहाँ पर मेथनॉल डाला जाएगा, और जबकि बेंगलुरु में ये चलेंगी। तो ये यानी कि ये सारी की सारी कंपनियों ने मिलकर क्या बनाया है?
एक एक अच्छा सा जीवन चक्र बनाया है और उसी एक चक्र बनाया है, उसी के तहत क्या होगा, यहाँ पर इनका उद्देश्य है प्रदूषकों के स्तर को कम करना। यानी कि सभी कंपनियों ने मिलकर प्रदूषक स्तर को कम करने के लिए ये अपनी योजना शुरू की है। जैसे पहली मैथेनॉल संचालित बसों का अनावरण आपका बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे एक पूछा गया था, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, कह रहा था 1928 से 1980 तक भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 गोल्ड। कितने हो जाएंगे, 6 गोल्ड हो जाएंगे, जिनमें से आपका 1928 में जीता था, 32 में जीता था, 36 में जीता था दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपका कहाँ पर जीता था, आपका एक मिनट, एक आपका 52 में जीता गया था, उसके अतिरिक्त आपका 64 में जीता गया था और 80 में जीता गया था। इस तरह से भारत ने कुल 6 गोल्ड जीते थे, याद रखेंगे, जो कि हॉकी टीम में भारत का लगभग 4 से 5 दशकों तक दबदबा रहा था ओलंपिक में। ठीक है, तो कितने गोल्ड हो जाएंगे, 6 गोल्ड हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो टिप्पणी दोस्तों आपका 2 राज्यों में आता है, तो इसको दोस्तों कहा जाता है सौराष्ट्र। क्या कहा जाता है, सौराष्ट्र। और जो सौराष्ट्र क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र से मिलकर बना है। किससे मिलकर, गुजरात और महाराष्ट्र से मिलकर बना है। तो इसको ऑप्शन के अनुसार या तो आपको महाराष्ट्र दिया गया होगा या गुजरात दिया गया होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टिप्पणी लोक नृत्य है, टिप्पणी हुआ, तमाशा हुआ, ये आपके महाराष्ट्र के माने जाते हैं, लेकिन अगर गुजरात ऑप्शन में था तो गुजरात भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो अगर बात कर लेते हैं रण उत्सव के बारे में, तो ये एक पुरानी परंपरा है, जैसे महाभारत काल से शुरू चली आ रही है, जैसे रण उत्सव कहा जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा एक भीम नामक योद्धा हुए थे महाभारत में। ठीक है, और भीम ने आपके कच्छ के रण में कीचक नामक एक व्यक्ति था, क्या था, कीचक नामक एक व्यक्ति था, इसका क्या किया था, वध किया था। तो इसी के दौरान इसको मनाया जाना शुरू किया था, तभी से रण उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता, कच्छ की खाड़ी गुजरात में मनाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों कर्नाटक की संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो कर्नाटक संगीत की रानी है वो दोस्तों आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी है। कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये MS सुब्बुलक्ष्मी वही महिला है दोस्तों जिन्हें पहली बार संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है। तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के प्रावधान की बात की जाए दोस्तों, ये USA से लिया है, USA से लिया है। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल आपका 63 है, जबकि आर्टिकल 69 में इसके शपथ के बारे में चर्चा की गई है। ये भी याद रखेंगे। आर्टिकल 65 में लिखा है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य करेगा। कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये 65 में लिखा है, 63 में इसके पद का उल्लेख है और 69 में इसकी शपथ है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित। तो बात कर लेते हैं जोग जलप्रपात के बारे में। ये दोस्तों आपका शरावती नदी पर है। कहाँ पर है, याद रखेंगे शरावती नदी पर है। और इसके अतिरिक्त पूछा जाए किस राज्य में है, तो याद रखेंगे ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये भारत का, इसे दोस्तों महात्मा गांधी सागर कहा जाता है, या फिर दोस्तों इसे गारसोप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गारसोप्पा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों, किस शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो डेट्रॉइट की बात कर लें, डेट्रॉइट क्या है, तो ये दोस्तों अमेरिका के मिशिगन शहर में स्थित एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है डेट्रॉइट। और ये डेट्रॉइट किस लिए फेमस है, तो याद रखेंगे ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ये फेमस है। और भारत में आपका जो ऑटोमोबाइल उद्योग है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर है, सर्वाधिक चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में। यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। ठीक है, तो मोबाइल उद्योग आपका चेन्नई में हो जाएगा। इस प्रकार भारत का डेट्रॉइट क्या हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। पहले दोस्तों पीथमपुर को भी भारत का डेट्रॉइट कहा जाता था। ठीक है, पीथमपुर को, ये भी याद रखेंगे। हो सकता है ऑप्शन में पीथमपुर दिया हो तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रीलंका का लोक नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिले हैं, तो याद रखेंगे इनमें से अगर श्रीलंका के लोक नृत्यों की बात कर ली जाए तो दोस्तों यहाँ पर 2 लोक नृत्य निकल कर सामने आते हैं, जिनमें से एक आपका कंडियान लोक नृत्य आता है। कौन सा, कंडियान, या फिर इसी को दोस्तों कंडियान भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और लोक नृत्य जिसका नाम है पंथेरू। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि श्रीलंका से संबंधित एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस युगल टीम ने पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ऐसी कौन सी युगल जोड़ी थी दोस्तों जिसने मेंस में क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। तो भारत के खिलाड़ी हैं, एक नाम है इनका चिराग शेट्टी। क्या नाम है दोस्तों,
चिराग शेट्टी, ठीक है। चिराग शेट्टी के साथ और कौन है तो याद रखेंगे सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। क्या नाम है? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी नामक ये दो खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत में 2023 में क्या जीता है? एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए मासिक सहायता योजना की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे लगभग आपकी तमिलनाडु में 1 करोड़ महिलाओं के लिए। कितने दोस्तों? याद रखेंगे 1 करोड़ महिलाओं के लिए। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। कौन है? याद रखेंगे M.K. स्टालिन। दोस्तों M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि दोस्तों जो भी आपका व्यक्ति होगा, जो भी आपकी महिला होगी उसको प्रति मंथ 1,000 रुपये दिया जाएगा। लगभग 1 करोड़ महिलाओं के लिए ये प्रावधान किया गया है जो कि तमिलनाडु में रहने वाली महिलाएं हैं, ठीक है। तो 1,000 रुपये प्रत्येक महीना दिया जाएगा, यानी कि साल भर में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। किसके द्वारा? M.K. स्टालिन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा था 2022 में कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसके भी एग्जैक्टली ऑप्शन पता नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर बात कर लें महिला में तो यहाँ पर आपकी सरिता फोगाट नाम की एक महिला है। क्या नाम है? सरिता फोगाट, ठीक है। सरिता फोगाट नाम की महिला है और इनके साथ एक और महिला है, याद रखेंगे, उनका नाम है आपका संगीता फोगाट, ठीक है। सरिता और संगीता इन दोनों ने मिलकर क्या जीता था दोस्तों? अपने अपने स्पर्धाओं में कुश्ती में का खिताब जीता था 2022 में, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिला तो इस प्रकार नहीं कह सकते हैं कि क्या सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक और पूछा गया था, हरिसेन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो हरिसेन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था। और दोस्तों इसकी पुस्तक है आपकी प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति, या फिर दोस्तों इसी को कहा जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति कहा जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो कि आपके समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला व्यक्ति था हरिसेन, याद रखेंगे। और गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एग्जैक्टली इसमें भी ऑप्शन नहीं मिले तो नहीं कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया जिसमें से कहा था निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और इन्हीं 4 ऑप्शन में एक फंडामेंटल राइट नहीं था, तो इनमें से कह सकते हैं ये भी आपका ऑप्शन नहीं मिला है दोस्तों। इसके अतिरिक्त आप सभी को पता होगा भारत में कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन आपका एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इसके तहत दोस्तों प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी भारत में संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं होगा। क्या होगा? आपका कोई भी संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं होगा। ये आपका 44वें संविधान संशोधन में कहा गया था। इस कारण जो 7वां मौलिक अधिकार था वो आपका खारिज हो जाता है और वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार बचते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखते रहिए GSF बाय DSR। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल इसी वक्त एक और नए एनालिसिस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।